पल न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। कश्मीर को लेकर के इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो लगातार मोदी सरकार पर बनाया जा रहा है और मोदी सरकार की जो नीतियां 370 35 ए और कश्मीरियों के साथ जो दोहरा रवैया अपनाया गया उस पर लगातार चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में बाइडेन सरकार द्वारा एक सख्त चेतावनी जो है मोदी सरकार को दी गई है कि आप पूरी तरीके से ये कानून वापस लें, तभी आगे चल कर के कोई रिश्ता कायम हो पाएगा। और इसी पर हमसे बात करने के लिए इफ्रा जान मैम मौजूद हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर भी हम लोगों के साथ बनी हुई हैं, क्योंकि हमें ये जानना और समझना ज़रूरी है कि असल में इंटरनेशनल मीडिया क्या कुछ कश्मीर के बारे में लिख रहा है, हमारा जो मीडिया है वो क्या कुछ कह रहा है कश्मीर के बारे में, और कश्मीरी क्या समझते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मैम, किस तरीके से देखती हैं जो अब बाइडेन सरकार द्वारा लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है मोदी सरकार पर? जी, देखिए जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया की बात आती है, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो किसी को भी रिपोर्ट्स नहीं करता। ना तो इंटरनेशनल मीडिया पे कोई ऐसा प्रेशर है कि उनको एक तरह की स्टोरी दिखानी है। इंटरनेशनल मीडिया कोई भी स्टोरी दिखा सकता है। इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें कश्मीर को लेके, वो काफ़ी क्लोज़र टू द ट्रुथ होती हैं कंपेयर टू जो हम अक्सर नेशनल मीडिया में देखते हैं, स्पेशली नेशनल टेलीविजन मीडिया में। वो इस वजह से क्योंकि आपने देखा है नेशनल टेलीविजन मीडिया का हमारे देश में बहुत ही ज्यादा गहरा झुकाव है बीजेपी की तरफ और सरकार की तरफ। इसीलिए अगर सरकार से कोई भी गलती होगी वो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को उसका गुनहगार ठहराएंगे, कहीं ना कहीं शहला रशीद से सवाल करना शुरू करेंगे, उमर खालिद से सवाल करना शुरू करेंगे। ना कि ये करेंगे कि आप एक किसी मामले की हकीकत पे जाएं। इसी वजह से इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको इनफैक्ट इंटरनेशनल मीडिया जो है वो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट कश्मीर की एक ट्रू पिक्चर दिखाता है। और इंटरनेशनल मीडिया में भी स्पेशली बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल्स जो हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन डीसी है। अगर आप देखें अक्सर यहाँ पे इंडिया में जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं उनको बहुत दिक्कत होती है इंटरनेशनल मीडिया से, और वो कहते हैं कि ये जी चाइनीज स्पॉन्सर्ड मीडिया है। वो ये भूल जाते हैं कि जो सिंजियांग का मामला है, इतना बड़ा खुलासा उसी मीडिया ने किया। चाइना को इतना बड़ा रेप्यूटेशनल धक्का जो पूरी दुनिया में आज लगा है, ये उसी मीडिया ने किया है जिस मीडिया को आप चाइनीज स्पॉन्सर्ड मीडिया कहते हैं। उसी ने जिंगजियांग की स्टोरी को लीक किया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग और अक्सर बीजेपी के सपोर्टर्स जो हैं इंटरनेशनल मीडिया से बहुत बौखलाए हुए रहते हैं। लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि हमें इस स्टोरी से ये प्रॉब्लम है कि ये स्टोरी गलत है, इसीलिए हम सही स्टोरी प्रेजेंट करेंगे और इस स्टोरी में ए बी सी डी ये गलतियां हैं। इंस्टेड वो एक ब्लैंकेट अटैक करना शुरू कर देते हैं इंटरनेशनल मीडिया कम्युनिटी को। ये एंटी मोदी है भाई, ठीक है एंटी मोदी है, प्रो मोदी है, आप बता दीजिए न्यूज में खराबी क्या है। आप एक रिबटल लिखिए विद फैक्ट्स, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं तो रिबटल लिखिए। ये किसी को जिहादी, एंटी मोदी, एंटी इंडिया ये कहने से अब कोई भी जो है मुंह बंद करने वाला नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली जहां तक आपने एक इंटरनेशनल इमेज की बात की, हमारा देश जो है भारत देश इंडिया, इसको इंटरनेशनली अगर आप अमेरिका के अक्सर प्रेस स्टेटमेंट्स देखते, यूनाइटेड नेशंस अक्सर प्रेस स्टेटमेंट पे लिखता था, जो पुराने प्रेस स्टेटमेंट आते हैं, कि यूएसए और इंडिया इस वजह से भी दोस्त हैं क्योंकि दे शेयर कॉमन वैल्यूज। यानी उनके जो मूल्य ख्यालात हैं देश के, इंडिया के और यूएसए के, वो काफी काफी सिमिलर हैं। जैसे सेक्युलरिज्म में विश्वास, लिबरलिज्म में विश्वास, डेमोक्रेसी में विश्वास। और इवन दो इंडिया जो है वो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था, हम एक रिच कंट्री नहीं थे, उसके बावजूद भी ये ऑलमोस्ट एक मिरेकल था कि हम लोग ने एज अ लिबरल डेमोक्रेसी सर्वाइव किया था। लेकिन जब से अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की सरकार आई है, आप देखिए हमारे जो जो भी इंडिकेटर्स हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स पे इंडिकेटर ले लीजिए, हम डेमोक्रेसी, हम एज अ कंट्री डेमोक्रेसी माने भी नहीं जाते हैं वीडम इंडेक्स के हिसाब से, हम फ्लॉड डेमोक्रेसी माने जाते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे आप हमारा रिपोर्ट देख लीजिए, वो नीचे जा रही है।
यूनाइटेड नेशंस की जो रिलीजियस रिपोर्ट्स आती हैं उसमें रिलीजियस परसिक्यूशन की रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई है। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स है उसमें हमारी इंडिया की बात अब उठनी शुरू हो गई है। जो आज आप देखेंगे जो यूनाइटेड नेशंस के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इंडिया में, उन्होंने आज बात की है जो नए आईटी रूल्स आए, उन्होंने कहा आईटी रूल्स जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप कोई भी इंडिकेटर ले लीजिए, चाहे प्रेस फ्रीडम ले लीजिए, डेमोक्रेसी इंडेक्स ले लीजिए, फ्रीडम इंडेक्स ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स इंडेक्स ले लीजिए, रिलीजियस टॉलरेंस इंडेक्स ले लीजिए, आप देखिए सभी इंडेक्स इंडिसेस में अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी की हरकतों से हमारे देश की छवि भी नीचे गिर रही है और हमारे देश के जो आंकड़े हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसका एक जो रिजल्ट होगा वो 2 चीजें होंगी। एक, जब हम इंडिया जो है वो दिखाता था दुनिया को कि हम एक लिबरल डेमोक्रेसी हैं, इसकी वजह से अक्सर जो लोग होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो अम, वो काफी उत्सुक थे इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये एक लिबरल डेमोक्रेसी है। अगर आप फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स के आंकड़े देखेंगे, आप देखेंगे जब से भारतीय जनता पार्टी ने ये हरकतें करना शुरू किया है, हमारा एफटीआई जो है काफी नीचे जा रहा है। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, जो इंटरनेशनल अलायंसेस हमारे थे, जैसे क्वाड था, क्वाड जो है वो एक इंटरनेशनल अलायंस ना सिर्फ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान का है, वो इसका भी है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कल्चर को फॉलो करते हैं। तो अक्सर इस चीज में जब इंडिया की डेमोक्रेसी पे अनफॉर्चुनेटली बीजेपी की वजह से सवाल उठना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से हमारी इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो भी स्लोली अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं जो ओवरऑल इस सब का नतीजा होंगी। क्योंकि मैम जैसे कि हमने ये रिपोर्ट देखी बाइडेन सरकार द्वारा, खासतौर पर चेतावनी थी मोदी सरकार को कि आप जो आपने 370 और 35A कश्मीर पर लागू किया है, पूरे देश को लॉकडाउन में झोंका और अभी तक कश्मीर में लॉकडाउन जैसी स्थिति है, आप उसे बहाल कीजिए। साफ शब्दों में ये बातें बाइडेन सरकार द्वारा की गई। पर जब इसका काउंटर करते हुए मोदी सरकार कहती है कि हमने वहां पर 4G इंटरनेट खोल दिया है, कई सारी चीजें जो हैं जो बंद थी हमने उन्हें खोल दिया है, तो ये हमारा आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या ये अब आंतरिक मामला रह गया है? क्योंकि हमने देखा था कि जब 370 सदन में पास कराया जा रहा था, तब देश के गृह मंत्री डंके की चोट पर ये कह रहे थे कि 370 आकर के रहेगा, कोई कुछ कर ले। सियाचिन जो है वो भारत का हिस्सा है, सियाचिन को भारत का हिस्सा बताया। लद्दाख पर लगातार जो है चीन कब्जे करता जा रहा है और उसे पीछे नहीं हटाया जा रहा है। क्या देखा जा रहा है कि कश्मीर के मामले में पूरी तरीके से मोदी सरकार फंस चुकी है, जिससे अब इंटरनेशनल प्रेशर उसे झेलना पड़ रहा है? देखिए, आज जब अक्सर हम बोलते हैं कि आप इस मामले पे बात ना करें, ये हमारा इंटरनल इशू है। बेशक ये इंडिया का इंटरनल इशू है कि कश्मीर में क्या होता है, लेकिन आपका अगर कोई लीगल इशू इंटरनल है, उसका ये मतलब नहीं है कि लोग उस पे बात नहीं कर सकते हैं। जब नेपाल जैसे छोटे से कंट्री में जब उनकी और महादेशीज की आपस में लड़ाई हुई, महादेशी कम्युनिटी थी और नेपाली गवर्नमेंट की आपस में लड़ाई हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने इस एक्सटेंट तक इंटरफेयर किया कि उन्होंने उनका हम लोगों ने जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने उनका पूरा जो राशन पानी यहाँ से सप्लाई जाता था उस सबको काट दिया, क्योंकि इंडिया चाहती थी महादेशी को एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले। तो इसी तरीके से जब ब्लैक आपने देखा, जब अमेरिका में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए, ऑब्वियसली इलेक्शंस तो अमेरिका का इंटरनल मैटर है, वहां कौन जीतेगा, लेकिन हमने देखा नरेंद्र मोदी जी जो है, यहाँ से उन्होंने फ्लाइट पकड़ा, वहां पे बड़ा हाउडी मोदी किया और वहां पे कहा कि इस बार ट्रंप सरकार साफ साफ तरीके से उनके इंटरनल मामले में उन्होंने किसी हद तक हम कह सकते हैं इंटरफेयर किया। जब उसके बाद यूएस का इलेक्शन हुआ, या जब वो ब्लैक लाइव्स मैटर के पूरे प्रोटेस्ट हुए, उसके मामले में भी हमने देखा कि हमारी सरकार ने भी बात करती रही और हमारे देश में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब बात करते रहे, सभी अपना नजरिया देते रहे। जब हमने देखा कि म्यांमार में अभी जब
एक मिलिट्री कू हुआ, यानी सरकार को गिराया गया और मिलिट्री टुक ओवर, उसमें भी हमने देखा कि हर किसी ने अपना अपना कोई ना कोई सजेशन दिया। जब इजराइल और पैलेस्टीन का भी झगड़ा चल रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है। तो आप अब जब इस दुनिया में सोशल मीडिया इतना फैल चुका है, न्यूज रिपोर्ट इतनी आती है, इतनी डेप्थ से आप हर चीज को सराहा जाता है। अब ऑनेस्टली ये बोलना कि आप हमारी बात पे बात मत कीजिए, ये इंटरनेशनल, ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये इट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट एनी मोर। ये कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोग बात करेंगे जो बात उनको करनी होगी, हम भी करते हैं, वो भी करेंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर हमको दुनिया के लिबरल वैल्यूज के साथ चलते रहना है, उन लिबरल वैल्यूज में जरूरी है कि हम वो लिबरलिज्म और अधिकार अपने लोगों को भी देते आए। देखिए, जब भारत की सरकार ने CAA लाया, यानी लागू किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया, क्या वो कहीं हद तक पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की और बांग्लादेश की इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर करना नहीं था? ऑब्वियसली वो था। आप तब उस टाइम तो किसी ने नहीं कहा आप उनके इंटरनल इशू में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, सो ये इंटरनल इश्यूज में इंटरफेयर करना इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, इन द एज ऑफ एक्सटेंसिव न्यूज कवरेज, इन द एज वेयर ह्यूमन राइट्स आर बीइंग गिवन द काइंड ऑफ प्रेफरेंस दे शुड बी गिवन, इसमें एवरीवन इज गोइंग टू टॉक। दूसरी बात, जब आप किसी का इंटरनेट बंद कर देते हैं, इंटरनेट जो है ये एक अधिकार है, ये हमारे संविधान के हिसाब से भी आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में एक अधिकार दिया गया है। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार अनुराधा बासन का जो केस था। दूसरी बात, इंटरनेशनली भी इंटरनेट को एक मूल्य अधिकार करार दिया जाता है। अब इंटरनेट ना सिर्फ बात करने का जरिया है, इंटरनेट इस बात का भी जरिया है कि इससे बैंकिंग होती है, इस पे पूरा आपका पूरे देशों का और मुल्कों का कारोबार इस पे जुड़ा हुआ है इंटरनेट पे, राइट? सारे कारोबार इंटरनेट पे चलता है आज। आपका फ्लिपकार्ट हो, आपकी बैंकिंग हो, आपका पैसा हो, आपका हेल्थ हो, आपकी कहीं होटल में बुकिंग करानी हो, वो भी आप फोन पे बुकिंग कराते हैं। आपको ग्रोसरी से कुछ मंगाना होता है, आप फोन पे करते हैं। आपको हॉस्पिटल जाना होता है, आप एम्बुलेंस किसी को व्हाट्सएप पे मंगाते हैं। तो जब आप कहीं का इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप ना सिर्फ उन लोगों का मुंह बंद कर देते हैं, आप उन लोगों का रोजगार बंद कर देते हैं, आप उन लोगों की इकोनॉमी को बर्बाद कर देते हैं। और इस इकोनॉमी को, जब एक बार इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, रोजगार बर्बाद हो जाता है, उसको वापस उसी ठीक स्थिति में लाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक बार आपका जीडीपी माइनस में चला जाता है, उसको वापस फिर 5, 8, 10% करना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से हमने देखा कि जम्मू और कश्मीर में अभी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी देखिए, इन्होंने कहा था कि जब 370 हटेगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे रोजगार आएगा, यहाँ पे वो होगा, फलाना डिमकाना ये वो। हम लोग आज देखते हैं कि 370 जब हट गया है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी बेरोजगारी है, वो हमारे देश में इस टाइम सेकंड नंबर पे है। यानी सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में जम्मू और कश्मीर के राज्य में पहुंच गई है। जॉब्स आना, डेवलपमेंट आना तो दूर की बात, जो हमारा था, हमारा रोजगार जितना था, हमारी डेवलपमेंट जितनी थी, वो हमसे छीनी गई है। जम्मू और कश्मीर के आंकड़े जो हैं वो माइनस में चले गए हैं। पहले ही कुछ हाल ही में, जब पहले ही 1 महीने 2 महीने में जम्मू और कश्मीर को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ, इंटरेस्टिंगली। और वो नुकसान, वो 40,000 करोड़ किसकी जेब से गया? वो किसी बड़ी कंपनी से नहीं गया, वो आपके रिक्शा वाले की जेब से गया, वो आपके सोमू चलाने वाले की जेब से गया, वो आपके मजदूर की जेब से गया। सारा जब आपका एक एक इंसान की जेब से गया, उस टाइम गरीबी तो आएगी, भुखमरी तो आएगी। इस सिचुएशन में अब इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, अगर टेररिज्म जो है वो कंट्रोल में रह जाता है तो फिर भी ठीक है। अगर आप आंकड़े देखते हैं, आप देखिए, जो लोग गन उठाते हैं, यानी जो टेररिस्ट हैं या मिलिटेंट्स हैं या कुछ भी कह लीजिए, उन लोगों का नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ज्यादा लोग जो हैं अब सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इसको हम बिल्कुल एनकरेज नहीं करेंगे, इसको हम साफ साफ डिस्करेज करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब गन उठा रहे हैं।
तो मिलिटेंसी का कम होना तो दूर की बात, मिलिटेंसी जो है वो ज्यादा बढ़ रही है। अगर आप ग्रेनेड अटैक्स की बात करेंगे, ग्रेनेड अटैक्स में जो है, ग्रेनेड अटैक्स ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने कहा था कश्मीरी पंडित्स जो है उनका और 370 का कुछ कनेक्शन है। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे समझ नहीं आया 370 का और कश्मीरी पंडित्स का आपस में क्या कनेक्शन है। मुझे ये बात अभी तक ना किसी ने समझाई, ना किसी ने साफ साफ तौर पे वाजह की। लेकिन एक बोला हाँ 370 है कश्मीरी पंडित्स, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि कश्मीरी पंडित्स जो हैं वो कभी भी अपने घर आ सकते हैं, वो कभी भी यहाँ आके अपने साथ हमारे साथ रह सकते हैं। इसमें 370 रहे या ना रहे उसमें क्या गया। अब 370 जो है उसको निकले हुए और खत्म हुए करीबन करीबन 2 साल आए हैं, हो गए हैं। अब आप मुझे बता दीजिए नदी जी, कितने कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस आके रह गए। जब हमने कहा था कि 370 और कश्मीरी पंडितों का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो हमको वो सभी ने बोला था आप जिहादी हो, आप वो हो, आप ये हो। बट लोग फैक्ट्स नहीं समझते हैं। अब 370 खत्म हो गया, हम नहीं देख रहे हैं कश्मीरी पंडित वापस आए हैं। हालांकि अगर वो वापस आएंगे, वो हम बार बार आपसे कहते हैं कि हम उनके लिए अपनी पलकें झुकाएंगे। लेकिन 370 का और कश्मीरी पंडित का आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो मुझे नहीं समझ आता है, ना तो कश्मीरी पंडित वापस आए, ना तो कोई डेवलपमेंट हुई, ना तो टेररिज्म में इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। तो आपको 370 हटा के क्या मिला। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्होंने एक बात कही थी कि जब 370 हटेगा तो अब्दुल्ला और मुफ्ती जो हैं ये लोग निकल जाएंगे। भाई ये ऐसी बात है कि मैं कह देती हूँ, अगर मैं उत्तर प्रदेश में कल को ये ऐसी बात है, मैं कहती हूँ कि अगर मैं वेस्ट बंगाल में कल को, लेट्स सपोज वेस्ट बंगाल को एक यूनियन टेरिटरी बना देती हूँ, तो यूनियन टेरिटरी में अगर असेंबली इलेक्शन होंगे, वहां ममता बनर्जी ही आएगी। वहां के असेंबली इलेक्शन होने की वजह से जो टीएमसी का कंट्रोल ग्रास रूट लेवल पे है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को वेस्ट बंगाल के लोगों ने अधिकार दिया है, संवैधानिक तौर पे उनको असेंबली में बिठाया है। आपने या मैंने या नरेंद्र मोदी जी ने या किसी ने नहीं बिठाया। इसी तरीके से जब अब्दुल्ला की बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है या पीडीपी की बात आती है, इनको योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी या नदीम जी या इफ्रा जी, हम लोगों ने नहीं बिठाया है, इनको जम्मू और कश्मीर के सिटीजन्स ने बिठाया है। तो आप इसको यूनियन टेरिटरी बनाएं, आप इसको 370 वाला स्टेट बनाएं, आप इसको सिंपल स्टेट बनाएं। जो इलेक्शन कल तक जीतते आ रहे हैं वही इलेक्शन इसके बाद भी जीतेंगे। और डीडीसी में हमने देखा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पीएजीडी जो है, यानी इवन दो उन्होंने काफी कम सीटों पे इलेक्शन लड़ा, उन लोगों ने स्वीप कर दिए इलेक्शंस और उन्होंने साफ साफ दिखाया कि आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे जो हो रहा था यहाँ पे वही होगा। तो 370 और 35A हटाने से किसी को क्या मिला मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। लेकिन सिर्फ एक चीज जरूर हुई कि जो डेवलपमेंट थी, जो रोजगार था, जो थोड़ा बहुत पीस था, वो सभी माइनस में चला गया। इसलिए इंटरनेशनल प्रेशर हो या इंटरनेशनल प्रेशर ना हो, अगर आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि है कि एक स्टेट को कैसे चलाना है, वहां के लोगों को कैसे चलाना है, आपको 370 वापस लाना चाहिए, 35A वापस लाना चाहिए और इसको एक प्रॉपर स्टेट बनाना चाहिए, और वैसे ही इवेंचुअली स्टेट आगे बढ़ता जाएगा। मैम इसी के साथ एक आखिरी मैं सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि हमने सवाल पूछा तो हम देशद्रोही हो गए, एंटी मोदी हो गए। आपने सवाल पूछा या कश्मीरियों ने इस पर सवाल उठाए तो यूएपीए के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और यही अगर किसी देश ने, अगर मैं बात करूं तुर्की ने सवाल उठाए तो मीडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने और अंधभक्तों ने भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। चीन ने सवाल उठाए तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। पर जब ट्रंप सरकार अमेरिका में मौजूद थी 2019 में, तब ये कदम उठाया गया, तब अमेरिका दोस्त हुआ करता था। पर अब बाइडेन सरकार जब से आई है वो लगातार कश्मीर को लेकर के सतर्क है, सवाल लगातार मोदी सरकार से पूछ रही है। तो क्या देखा जाए अब मीडिया और भारतीय जनता पार्टी जो है बाइडेन सरकार के लिए क्या कहेगी? अब अमेरिका क्या भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाने वाला है? देखिए अनफॉर्चुनेटली जो है इन्होंने, देखिए अगर आप सवाल करते हैं ना तो मुझे जवाब तर्क
पे देना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि इफ्रा आपके मैथ्स में मार्क्स कम क्यों आए, तो मैं कहूंगी मेरे मार्क्स तो इसलिए आए क्योंकि मुझे मैथ समझ नहीं आती, या मैम सब पेपर बहुत डिफिकल्ट था। अगर मैं कहना शुरू कर दूं कि अरे नदीम जी आप कौन होते हैं सवाल करने वाले, आप तो झूठे हैं, आप तो गद्दार हैं, आप तो बीजेपी सपोर्टर हैं, आप तो फलाना है, आप तो ढिमकाना है, इसका ये मतलब हो जाता है कि मेरे पास जवाब देने को कुछ नहीं है। जब यही और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि भाजपा की सरकार ने इनसे, जब हम -8 जीडीपी पे सवाल करते हैं, इनके इतने ज्यादा फेलियर्स हैं और इनकी इतनी ज्यादा नाकामियां हैं कि इन नाकामियों को छुपाने के लिए जब भी आप सवाल करेंगे, अगर आप मुसलमान हैं तो आप जिहादी हैं, अगर आप हिंदू हैं तो आप अर्बन नक्सल हैं, अगर आप फॉरेनर हैं तो आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिले हुए हैं, अगर आप कोई भी, अगर आप ऑपोजिशन पार्टी हैं तो आप पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं। आप कुछ भी सवाल कीजिए, आपका सवाल कितना सही क्यों ना हो, आप -8 जीडीपी पे सवाल कीजिए, आप बेरोजगारी पे सवाल कीजिए, आप कोरोना की मारामारी पे सवाल कीजिए, ये लोग जवाब आपको पता है क्या देंगे? इनका जवाब वही होगा, तुम एंटी नेशनल, तुम जिहादी, तुम फलाना, तुम ढिमकाना, क्योंकि इनके पास जवाब देने को कुछ है नहीं। जिस सरकार के पास जवाब देने को आंकड़े होंगे वो कहेगी हम सवालों से नहीं डरते हैं, पूछो कितने सवाल पूछने हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये अक्सर एक ये भी हम पे लगाते हैं, हम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि आप लोग जो हैं आप फॉरेन फंडेड हैं, आपसे फॉरेन फंडिंग आती है, ये भी एक लेबल आप पे लग जाता है। अजीब सी बात ये है कि फॉरेन फंडिंग हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत होती है, और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का डेटा जो है एसबीआई अपने पास रखती है, और एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेटा कहता है कि जितनी भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन फंडिंग आई है, बीजिंग से आई है, चाइना से आई है, पाकिस्तान से आई है, लखनऊ मतलब कहाँ कहाँ से आई है, स्विट्जरलैंड से आई है, वो सारी फॉरेन फंडिंग 95% फॉरेन फंडिंग सिर्फ एक पार्टी ने ली है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो सिंगापुर से, बीजिंग से, इस्लामाबाद से कौन पार्टी 95% फॉरेन फंडिंग ले रहा है? वो है भारतीय जनता पार्टी। और 5% जो है पूरा फॉरेन फंडिंग का, वो 5% जाता है बाकी हमारे देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये अब्दुल्लाह को जिहादी बोलेंगे, पीजीपी को जिहादी बोलेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि एक दुबई में बैठा इंसान भारतीय जनता पार्टी को पैसे क्यों भेज रहा है, उसका और उसका आपस में क्या कनेक्शन है। ये जवाब फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे देश में कोई है इस टाइम पे, एसबीआई के मुताबिक वो बीजेपी है। देविंदर सिंह का हमने किस्सा देखा, जब देविंदर सिंह के का खुलासा हुआ, उसमें साफ साफ तौर पे समझ आया कि देविंदर सिंह जो थे उनको प्रमोशन मिला था, उनको बचाया गया था, कहीं ना कहीं एक इंटरनल हेल्प हुआ था। हमने ये भी देखा, एनआईए ने हमसे कहा कि जिन्होंने पुलवामा में 2000 पुलवामा के अटैक में जिसने आरडीएक्स पहुंचाया वहां पे, वो आदमी जो था उसने भाजपा की टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। हमने अभी देखा कि राम जी के घर से इन लोगों पे साफ साफ इल्जाम लग रहे हैं 16 करोड़ रुपए की चोरी करने के।